Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all and आज हमें डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 7 साइंस न्यू एनसीईआरटी, जहाँ पे आपके चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट और लाइफ लाइन। ये आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर है इस टेक्स्ट बुक का। इसके बाद एक चैप्टर है वेस्ट वाटर स्टोरी और हमारी टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो इस चैप्टर में हम फॉरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हासिल करेंगे। उसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी के तहत आपको समझाती हूँ। देखिए, बूझू के बारे में तो आप जानते ही हैं। बूझू इवनिंग में अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाता है। उसके एक फैमिली मेम्बर जो एल्डरली मेम्बर है वो भी उसके साथ में जाते हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर अहमद। तो बूझू अपने दोस्तों को प्रोफेसर अहमद के बारे में बताता है कि ये हमारे घर के बड़े मेम्बर हैं, ये एक यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, एक साइंटिस्ट हैं। ओके, वहाँ पर बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं ग्राउंड में। ये जो प्रोफेसर अहमद है ये वहाँ पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद ये बच्चे आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप इस तरीके से क्यों बैठे हैं, क्या हुआ है आपको। तो ये बताते हैं कि हमारे गांव में, हमारे टाउन में हम लोग गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे थे। गोल्डन जुबली होता है जब हम किसी भी इवेंट का 50वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, मतलब उसके 50 साल हो जाते हैं। हम वो सेलिब्रेट करें तो वहाँ पे लोगों ने डिसाइड किया कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो रहा है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, तो हमें अपने जो गांव के कुछ फॉरेस्ट के जो कुछ ट्रीज़ हैं उनको कटवा के वहाँ पे एक फैक्ट्री लगवानी है ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। तो बच्चे बोले ठीक है, इसमें क्या मसला है। लेकिन प्रोफेसर अहमद ने बताया कि फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ हैं उनको कटवा कर फैक्ट्री लगाने से कुछ लोगों को इशू है। उनको ये ऑब्जेक्शन है कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनको हमें नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी लाइफ लाइन होते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और हमारे ग्रीन लंग्स होते हैं। बच्चे बड़े कन्फ्यूज हुए। वो कह रहे कि फॉरेस्ट कैसे हमारे ग्रीन लंग्स हो सकते हैं, हमें फॉरेस्ट देखने हैं, अब हम ट्रिप करते हैं। तो बच्चों ने एक विज़िट किया फॉरेस्ट का विद द प्रोफेसर अहमद। अगली संडे मॉर्निंग उन लोगों ने अपना सामान पैक किया, एक नाइफ़ लिया। देखो, नाइफ़ लेना बहुत ज़रूरी होता है जब आप फॉरेस्ट विजिट कर रहे हैं। देन हैंड लेंस लिया। हैंड लेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, एक मैग्नीफाइंग लेंस होता है जिसमें कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है ताकि हम चीज़ों को आसानी से देख सकें, बड़ी बड़ी चीज़ें उसमें दिखती हैं। उसके बाद एक स्टिक, नोटबुक, ताकि कुछ चीज़ें हमें नोट डाउन करनी हो। तो इस तरीके से कुछ ज़रूरी सामान उन्होंने लिया अपने साथ और वो घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा उनको एक बच्चा मिला जिसका नाम था तीबू। वो बहुत ही एजाइल बच्चा था, इतना क्विकली मूव कर रहा था इधर से उधर। और वो क्या कर रहा था, जो उसके कैटल्स थे उनको ग्रेज करा रहा था, यानी कि जो भी उसके पास गाय भैंस थी वो जो चरने के लिए जाती हैं तो वो वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर वो सब करा रहा था। उस बच्चे के साथ उसकी आंटी भी थी। तो ये सब उससे बातें करने लगे। वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने देखा कि जो बच्चा है वो जैसे ही फॉरेस्ट के अंदर एंटर किया उसने अपना हाथ खड़ा किया और सिग्नल देना शुरू किया कि आप बिल्कुल चुपचाप हो जाए, यहाँ पे नॉइज़ अगर आप करेंगे तो एनिमल्स को डिस्टर्बेंस होगा। तो बच्चों, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि फॉरेस्ट के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो हमें बहुत साइलेंटली एंटर करना चाहिए ताकि एनिमल्स को डिस्टर्ब ना हो। एनिमल्स को डेंजर फील होता है हमारे वहाँ पे एंटर करने से। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, जैसे ही टीबू देन टुक देम टू अ प्लेस, उनको एक प्लेस पर लेके गया जहाँ पे उसने उनको दिखाया कि देखो फॉरेस्ट का व्यू यहाँ से देखो, यहाँ से फॉरेस्ट बहुत अच्छा दिखेगा। क्योंकि टीबू जो था ना वो फॉरेस्ट के आसपास रहने वाला बच्चा था, तो उसको पूरा आइडिया था कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। उसने सारे बच्चों को चीज़ें दिखाई, एक फॉरेस्ट का अच्छा सा व्यू दिखाया। जब बच्चों ने ये वाला व्यू फॉरेस्ट का देखा तो उन्होंने देखा ये तो पूरा लैंड जैसा लग रहा है, कुछ तो नीचे दिख ही नहीं रहा है, इतने ज़्यादा ट्रीज़ वहाँ पे हैं। तो बच्चों, फॉरेस्ट जो होते हैं वो ऐसे एरियाज़ होते हैं जो बहुत ही हाईली डेंसिटी होती है ट्रीज़ की। ठीक है, अब आप अपने ग्राउंड में अगर ट्रीज़ लगाएंगे तो वहाँ पे डाइवर्स वैरायटी नहीं होगी। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के ट्री लगा सकते हैं, थोड़े कुछ ज़्यादा स्पेसीज़ लगा सकते हैं। लेकिन फॉरेस्ट के अंदर ग्रासेस, हर्ब, श्रब्स, डिफरेंट ट्रीज़, बहुत सारी चीज़ें एक डेंसली एरियाज़ में होती हैं, उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। और उसके साथ साथ वहाँ पे डिफरेंट तरीके के एनिमल्स भी होते हैं, माइक्रोब्स भी होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट को हम लंग्स क्यों कहते हैं अर्थ का, क्योंकि फॉरेस्ट हमें लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ फॉरेस्ट होम भी प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स को। यहाँ पे इतने बड़े बड़े एनिमल्स जैसे कि बॉर, बाइसन, जैकल, पॉक्यूपाइन, इनकी मैं पिक्चर्स अभी आपको दिखाऊंगी। ये फॉरेस्ट के अंदर वाले एरियाज़ में रहते हैं, डीपर एरियाज़ में, इसीलिए हमें फॉरेस्ट के अंदर एरियाज़ में जाने को मना किया जाता है। अगर आपको बड़ी पिक्चर इसकी देखनी है फॉरेस्ट की, देखो मैं दिखाती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे ट्रीज़ लगे हुए हैं, यहाँ पे आपको लैंड बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ठीक है, ये इस तरीके का, तो ये फॉरेस्ट का व्यू है। चलें नेक्स्ट पढ़ते हैं। जब वो लोग एंटर किए अंदर तो वहाँ पे बहुत पीसफुल और कूल ब्रीजिंग एनवायरनमेंट था, बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। ये सारी चीज़ें जब उन्होंने देखी
तो वहाँ पे कुछ जो मंकीज़ थे उन्होंने ब्रांचेस पर चढ़ना शुरू किया, क्योंकि बच्चों की आवाज़ें सुन के वो मंकीज़ डिस्टर्ब हो गए थे। तो उन्होंने जब ब्रांचेस पे इधर गए, उधर से बर्ड्स आने लगे, तो उनकी कुछ साउंड सुनकर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए। तो तीबू ने उनको बताया कि ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स हो जाएं, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। जब कोई चीज़ अंदर फॉरेस्ट में एंटर करती है तो जो मंकीज़ होते हैं वो ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इवन वो एक अलार्म कॉल भी देते हैं, एक अलर्ट भी करते हैं अदर एनिमल्स को कि कुछ डेंजर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट के अंदर बहुत कॉमन फिनोमिना है। अगर आप जाएंगे तो आपको अच्छे से महसूस करने का मौका मिलेगा। ये सारे एनिमल्स होते हैं वहाँ पर, बोर, बाइसन जिसकी अभी हमने बात की। उसके साथ साथ फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। अदर चीज़ मैं आपको बता दूँ, लास्ट क्लास में ये बूझन पहेली को रिमेंबर था, आपको पता नहीं याद होगा नहीं, उन्होंने हैबिटेट की बात की थी कि फॉरेस्ट एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है बहुत सारे एनिमल्स को। बच्चों हैबिटेट क्या होता है? देखो, हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे एक ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली रहता है, मतलब नेचुरली वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, अपना घर बनाता है, वो उसका हैबिटेट होता है। उस हैबिटेट में सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस उस ऑर्गेनिजम्स को मिलनी चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो हैबिटेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ये मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए, यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया है, द एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड, इसका आंसर है हैबिटेट। तो इस तरीके से स्मॉल क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लाइक दिस फ्रॉम द एनसीईआरटी। इस पिक्चर में यहाँ पे आप देखेंगे एनिमल्स की जिनकी हमने बात की थी, ये वाइल्ड बोर है, ये बाइसन है, ये आपके लार्ज एनिमल्स है, ये आपका जैकल है। नेक्स्ट पोर्क्यूपाइन। पोर्क्यूपाइन कभी आपने देखा है? ये नाइट में निकलता है, ठीक है, नॉक्टर्नल होता है। चलिए, यहाँ पे कुछ ट्रीज़ भी हैं। फॉरेस्ट के अंदर आपको डिफरेंट वेराइटीज़ के ट्रीज़ मिलेंगे, इसीलिए हमारी पहचान होती है फॉरेस्ट की। जब भी हम फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि वहाँ पर डाइवर्स स्पेसीज़ होती है प्लांट्स की एंड डाइवर्स स्पेसीज़ होती है एनिमल्स की। क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट को किसी गार्डन से कंपेयर करें तो गार्डन में जो स्पेसीज़ होती हैं वो यूनिफॉर्म भी हो सकती हैं और इतनी ज़्यादा डाइवर्स नहीं होती जैसे कि फॉरेस्ट में होती है। ये क्वेश्चन असल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनसे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स की बात करें तो जो उन्होंने वहाँ पर देखे, बैम्बू प्लांट, नीम प्लांट जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखता है, शीशम प्लांट जिससे हम अपना टिम्बर्स वगैरह निकालते हैं, देन सेमल प्लांट, इस तरीके के ट्रीज़ उन्होंने वहाँ पे देखे हैं। उसके साथ साथ प्रोफेसर अहमद ने पॉइंटेड आउट किया कि यहाँ पे कुछ अदर टाइप के ट्रीज़ भी हैं जो हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। श्रब्स भी हैं यहाँ पे, हर्ब्स भी हैं, ग्रासेस भी हैं फॉरेस्ट के अंदर। और उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट का फ्लोर है उसके छोटे छोटे से क्रीपर्स भी आपको मिलेंगे, जो बेल नहीं होती ऊपर की तरफ चढ़ जाती है प्लांट पर, क्लाइंबर्स भी होते हैं। क्रीपर्स तो ग्राउंड पर चलते हैं, क्लाइंबर जो पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको फॉरेस्ट के अंदर मिलेंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी करनी थी। एक आपको एक स्मॉल सा पिट डिग करो वहाँ पे, मतलब एक छोटा सा गड्ढा खोदना है फॉरेस्ट के अंदर। कुछ जो वेजिटेबल्स का वेस्ट है उनको उसके अंदर कवर कर देना है और 3 दिन के बाद वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पे कुछ वार्म सा अंदर मिलेगा। बेसिकली ये सारी चीज़ आपको फील करनी है कि ये क्यों हुआ। ये तो 3 दिन का काम है इस एक्टिविटी का। हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पहली ने क्वेश्चन पूछा, देयर आर सो मेनी ट्रीज, देयर आर सो मेनी फॉरेस्ट लाइक दिस। तो अगर क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर हम एक फैक्ट्री बनाने के लिए कुछ ट्रीज़ को काट देते हैं। इसको समझाने के लिए प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि देखो फॉरेस्ट के अंदर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं। इनकी वजह से फॉरेस्ट के अंदर एक साइकिल चलती है जिसको हम फूड चेन कहते हैं, फूड साइकिल कहते हैं। अगर इसमें से हम कुछ ट्रीज़ को काट देंगे, कुछ ऑटोट्रॉफ्स को काट देंगे तो वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हुए, ग्रीन एल्गी हुए, इवन कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं। ये खाना कैसे बनाते हैं? सनलाइट को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज़ करते हैं, वाटर, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ये यूज़ नहीं करते, बेसिकली इसको निकालते हैं जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है इनकी ग्रीन लीव्स में। तो ये सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। और उसके बाद ग्लूकोज बनता है जो हमारे फ्रूट्स के अंदर स्टोर हो जाता है, इसीलिए तो हमारे फ्रूट्स मीठे होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट चीज़ उन्होंने बताई हेटेरोट्रोफ्स होते हैं जिनको कंज्यूमर्स कहते हैं। अब कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूमर फीड करते हैं प्रोड्यूसर्स पर या फिर अदर कंज्यूमर पर। जैसे कि ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर किसी डियर ने फीड किया तो डियर क्या, ये प्लांट क्या हुआ, प्लांट हुआ आपका प्रोड्यूसर। जब कोई डियर इसके ऊपर फीड करेगी तो डियर क्या हुई, कंज्यूमर। ठीक है, अगर उस डियर पर कोई और अदर एनिमल कंज्यूम करेगा तो वो भी आपका हेटेरोट्रोफ ही होगा। नेक्स्ट होते हैं सैप्रोट्रोफ। सैप्रोट्रोफ क्या होते हैं, ये डिकम्पोजर्स होते हैं जो एक्सक्लूसिवली जो भी एनिमल डेड हो जाते हैं या प्लांट्स डेड हो जाते हैं, उनकी लीव्स डेड हो जाती है और वो डीके करने लगती हैं, यानी कि सड़ने गलने लगती है, वो मिट्टी में जाने लगती है। तो उस तरीके की चीज़ों पर जो लोग फीड करते हैं उनको हम सैप्रोट्रोफ्स कहते हैं। ठीक है, ये डिकम्पोजर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें एक फॉरेस्ट के अंदर होती हैं और उन्हीं की वजह से पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। जैसे कि ग्रासेस को पे अगर इंसेक्ट्स फीड करेंगे, उन इंसेक्ट्स पर फ्रॉग फीड करेगा, फिर उस पर स्नैक फीड करेगा, देन ईगल, तो इस तरीके से साइकिल चलती है। अगर मान लो इसमें से एक भी कंपोनेंट मिस हो जाता है, ग्रासेस मिस हो जाती हैं, तो ये इंसेक्ट कहाँ जाएंगे, इनका फूड अवेलेबल नहीं होगा। देन अगर इंसेक्ट नहीं होंगे तो फ्रॉग का क्या होगा, तो इस तरीके से साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट। इसीलिए हम कुछ ट्रीज़ को अगर काटेंगे तो हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। देखिए ये फूड चेन है जो हम पहले भी डिस्कस करे हैं। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, देन ग्रास होपर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर, देन फ्रॉग है जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर। ये थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बेसिकली इस साइकिल को आपको याद रखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये UPPCS 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा सही से मैच नहीं कर रहा। ऑटोट्रोफ क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा प्रोड्यूसर, हेटेरोट्रोफ कंज्यूमर, सैप्रोट्रोफ डिकम्पोजर। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हर्बीवोर्स होते हैं जो सबसे पहले किसी भी ग्रीन प्लांट्स पर फीड कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी नहीं होंगे, वो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट ये अलग क्वेश्चन है UPPCS 2010 का। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ये आप अपनी NCERT से रिलेट कर सकते हैं अगर आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। द करेक्ट ऑर्डर इन द फूड चेन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम इज। तो यहाँ पे पहले इन्होंने दिया है ग्रास होपर। तो देखो पहले नहीं आ सकता क्योंकि ग्रास होपर खाएगा क्या अगर वो फर्स्ट आ जाएगा, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। अब आते हैं ग्रास। तो ग्रास के ऊपर कौन फीड करता है, अभी हमने देखा ग्रास होपर फीड करता है, ये दोनों हो सकते हैं। उसके बाद ग्रास होपर पर कौन फीड करता है, फ्रॉग फीड करता है। तो ए ऑप्शन वुड बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आगे चलने के बाद बच्चों ने जो हैंडलेंस वो लेकर आए थे, उन्होंने उसका यूज़ किया और एक जो डिकेइंग लीव, जो एक लीव्स थी जो कि वहाँ पे गल रही थी, सड़ रही थी, उस लीव्स पर देखना शुरू किया। तो उनको देखा कि वहाँ पे कुछ टीनी इंसेक्ट्स दिख रहे हैं लीव के ऊपर। देखिए इस तरीके की लीव थी वहाँ पे। तो ये जैसे लीव्स ख़राब होने लगती है ना, तो उसके ऊपर कुछ इंसेक्ट्स आने लगते हैं, वो फीड करने लगते हैं। तो ये उन्होंने लेंस के ज़रिए से देखा, कुछ मिलीपेड्स, आंट्स, ये सारी चीज़ें थी। वो बड़ा उन्होंने अपने प्रोफेसर साहब से पूछा कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं यहाँ पर, इसके ऊपर एनिमल्स, ये डिफरेंट इंसेक्ट्स क्यों आ रहे हैं लीव्स के ऊपर। तो प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स डेड प्लांट पर, डेड एनिमल टिश्यूज़ पर फीड करते हैं और उनको डार्क कलर के ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो ह्यूमस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ करने के लिए। मान लो ये आपका ट्री है, ठीक है, इससे कोई लीफ टूटी यहाँ पे और ये नीचे गिर गई। इस टूटी हुई लीफ जब ये ख़राब होने लगती है तो इसके ऊपर, इसको हम कहते हैं डीके हो रही है, तो उसके ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करेंगे, उसको फीड करेंगे और उसको डिकम्पोज कर देंगे सॉइल के अंदर। तो जब ये डिकम्पोज हो जाती है सॉइल के अंदर तो यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो ऑलरेडी लीफ के अंदर अवेलेबल थे। ये न्यूट्रिएंट्स जब आसानी से सॉइल के अंदर चले जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके दोबारा से प्लांट की ग्रोथ करने लगते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है फॉरेस्ट के अंदर। इसीलिए फॉरेस्ट के अंदर कोई सा भी कंपोनेंट नुकसान का नहीं होता। अगर वहाँ पे एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज़ कुछ भी डेड भी हो जाते हैं तो वो अदर चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए हमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। नेक्स्ट
प्लांट रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तो हम जानते ही हैं। ये यहाँ पे इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे बैलेंस होता है। प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, एनिमल उस ऑक्सीजन को अपने रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में ले लेते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम चलता रहता है। अब बच्चे वहाँ पर क्लाउड्स के फॉर्मेशन को देखकर रिकॉल करते हैं कि 6th स्टैंडर्ड में उन्होंने वाटर साइकिल का कंसेप्ट पढ़ा था, जिसमें उन्होंने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने रूट्स के थ्रू वाटर मिनरल्स को ले लेते हैं और फिर अपनी जो लीव्स होती है उसमें इवेपोरेशन के थ्रू पानी को रिलीज़ करते हैं और उस पानी से स्काई के अंदर क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, अब तीबू ने उनको बताया कि फॉरेस्ट जो होता है वो सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स का ही घर नहीं होता, बल्कि डिफरेंट ट्राइब्स के पीपल्स भी वहाँ पर रहते हैं। और उनके पास देखो बच्चों, ये क्या है, ये ह्यूमस की पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्लांट्स के डीके मैटर पर फीड करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में, जो कि ब्लैक कलर का होता है और ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है प्लांट्स के लिए। इसको हम फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ह्यूमस वर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे जो ट्राइबल्स होते हैं उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज होती है अबाउट द मेडिसिनल प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, और उनका फूड, शेल्टर, वाटर, मेडिसिन, ये सब कुछ फॉरेस्ट से ही बिलोंग करता है। ये बाहर अपनी मेडिसिन लेने नहीं आते। उसके बाद बूझो ने वहाँ पे जब पानी पीने के लिए ये बूझो गया तो उसने देखा कि डियर जो है वो उसको देखकर थोड़ा बुशेस में छिप जाती है, वो डर जाती है। इससे हमें पता चलता है कि डियर जो होती है वो बहुत शाई स्पीसीज़ होती है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द कार्निवोर्स वो बुशेस के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। टीबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर। जब उसने फॉरेस्ट फ्लोर पर देखा तो आपने देखा होगा ना, फॉरेस्ट फ्लोर पर कुछ लीव्स पड़ी रहती हैं इस तरीके से। बेसिकली वो क्या होती है, वहाँ पर कुछ ड्रॉपिंग्स होती हैं एनिमल्स की। वहाँ पे डिफरेंट तरीके के एनिमल्स होते हैं तो डिफरेंट तरीके की ड्रॉपिंग्स होती हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ों से हम फॉरेस्ट के अंदर क्या करते हैं, जब कुछ हम रिसर्च पर्पज से जाते हैं फॉरेस्ट में तो उन ड्रॉपिंग्स के ज़रिए से हम पहचान लेते हैं कि कौन से एनिमल्स यहाँ से पास हुए हैं। जब मैंने अपनी फील्ड रिसर्च की थी तो मैंने वहाँ पे देखा था कि हम कुछ फुटप्रिंट्स देखते थे टाइगर के। इस तरीके के टाइगर के पग मार्क्स होते हैं जिनसे हम फीमेल मेल टाइगर को भी पहचानते हैं। अलग अलग एनिमल्स के पग मार्क्स से, ड्रॉपिंग से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं उनके नंबर काउंट्स करने के लिए और अदर रिसर्च पर्पसेस के लिए। तो वहाँ पे बुझो ने उनको बताया कि देखो लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग वहाँ पे अवेलेबल थी, और उसके साथ साथ उन्होंने एक सीडलिंग भी देखी हर्ब्स एंड श्रब्स की, एक सैपलिंग देखी वॉल पे। तो कितनी सारी चीज़ें आप फॉरेस्ट के अंदर देख रहे हैं, ये आपको अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करना है। जो डिकेइंग एनिमल्स का डंग होता है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सीडलिंग टू ग्रो। ये प्रोफेसर अहमद साहब ने उनको बताया। जैसे अभी हमने ह्यूमस की बात की, उसी तरीके से जो एनिमल्स का मैटर होता है, फीकस मैटर ड्रॉपिंग होती है, वो भी अदर प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर बताया कि फॉरेस्ट जो होते हैं वो एक डायनेमिक लिविंग एंटिटी होती है। डायनेमिक मतलब वो चेंज हो रहे हैं वक्त के हिसाब से, और लिविंग एंटिटी होती है, वहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी होती है। देखिए यहाँ पे अगर हम फॉरेस्ट सिस्टम को देखें तो यहाँ पे जो रेन वाटर ड्रिप्स हैं फ्रॉम द ट्रीज एंड सीप इनटू द ग्राउंड, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो रेन वाटर होती है वो किस तरीके से प्लांट्स के ऊपर जाकर गिरती हैं, किस तरीके से प्लांट्स की लीव्स या फिर वाटर जो ग्राउंड्स होता है वो उनको एब्जॉर्ब करता है, फिर वो वाटर किस तरीके से प्लांट्स के अंदर रूट सिस्टम के उससे जाता है, फिर वो पानी ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन के थ्रू वापस से सिस्टम में चला जाता है और उसके क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर चलता है और हम फॉरेस्ट को एक लिविंग एंटिटी बोलते हैं। उसके बाद बच्चों ने बहुत सारे तरीके की चीज़ें देखी। वहाँ पे हैवी रेन का कंसेप्ट समझा कि अगर ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो वो सॉइल को डैमेज कर देती है, क्योंकि जो ट्री की रूट्स होती हैं बेसिकली वो नॉर्मली बाइंड्स करती हैं सॉइल को टुगेदर, और उसकी वजह से वो फ्लड नहीं आने देती। अब आप देखेंगे उन एरियाज़ में ज़्यादा फ्लड्स आते हैं जहाँ पे हम ट्री को कट कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं उनकी रूट्स होती है वो वाटर को, ड्रॉपलेट्स को, सॉइल को वहाँ पे बांध के रखती हैं। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक्स है डिफॉरेस्टेशन का, जिसको हम प्लांट कटिंग कहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों के लिए हमें प्लांट्स को कट करना पड़ रहा है, लेकिन हम उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, हमें अफोरेस्टेशन करना चाहिए। अफोरेस्टेशन होता है जब हम किसी नई जगह पर प्लांटिंग करते हैं, ठीक है, इसको हम अफोरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन होता है जब हम प्लांट्स को काट देते हैं, एंड रिफॉरेस्टेशन होता है जब उस कटी हुई जगह से पर हम दोबारा से प्लांटिंग करते हैं, उसको रिफॉरेस्टेशन। अगर किसी नए प्लेस पर करते हैं तो उसको हम एफोरेस्टेशन करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को हमें थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए, हमें एफोरेस्टेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें डेवलपमेंट करने के लिए कुछ प्लांट्स को तो काटना पड़ेगा कुछ एरियाज से,
फैक्ट्रीज़ वगैरह बनानी पड़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, लेकिन उसका हमें किस तरीके से उसको कंपनसेट करते हैं, एफोरेस्टेशन करके, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करके अदर एरियाज़ में। ठीक है, फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी होती है हमारे लिए, क्योंकि फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ये हमारी सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं एंड हमें हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को। फॉरेस्ट ब्रिंगिंग गुड रैनफॉल इन नेबरिंग एरियाज, दे आर ए सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट, टिम्बर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, सो वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। ये हमने आज के चैप्टर से सीखा। अब यहाँ पे चैप्टर के लास्ट में कुछ 4 तरीके की पिक्चर्स लगी हुई हैं, जिसमें फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पर दिखाया है कि फॉरेस्ट अगर डिसअपियर हो जाए तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा एयर के अंदर, जिससे क्या होगा, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब फॉरेस्ट क्या होते हैं बच्चों, ये CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम सारे प्लांट्स को अगर काट देते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो ये हमें नुकसान पहुँचाएगा। सेकेंड पिक्चर में दिखाया है, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स द एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर। अब यहाँ पे आप देखिए, जो एनिमल्स थे जो कि प्लांट्स पर फीड कर रहे हैं, जो बर्ड्स वगैरह प्लांट्स पर फीड करती हैं, तो इनको खाना ही नहीं मिलेगा अगर ये प्लांट्स नहीं होंगे तो इनका शेल्टर, फूड सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमारा पूरा इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। थर्ड पिक्चर में इन्होंने यहाँ पर दिखाया है, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर विच कॉज फ्लड। जो मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, अगर हम प्लांट को कट कर देंगे तो फ्लड ज़्यादा आएंगे, और स्पेशली ऐसे एरियाज़ में फ्लड ज़्यादा आते हैं जहाँ पर डिफोरेस्टेशन बहुत होता है। डिफोरेस्टेशन विल एंडेंजर अर लाइफ एंड एनवायरमेंट, थिंक व्हाट कैन वी डू टू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। अब ये जो मैडम है ये अपने नाक को कवर करके चल रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन होने की वजह से एनवायरमेंट में डिफरेंट तरीके की गैसेस आ रही हैं जो हमें बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं, तो हमें अपने फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है। अब देखो, डिफोरेस्टेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में, एंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस किसकी वजह से हो रहा है, डेफोरेस्टेशन की वजह से, ये बड़ा कॉज है। हालांकि डेजर्टिफिकेशन, फ्लड्स, रेनफॉल वेरिएशन, इनसे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन बड़ा रीज़न है डेफोरेस्टेशन, जिसके अभी हमने सब कुछ ये पढ़ा। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज है, ये आपको सॉल्व करनी है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज़ नॉट इको फ्रेंडली। अभी हमने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करी हैं प्लांट्स के बारे में कि हमें ट्रीज़ लगाने चाहिए, लेकिन ऐसा कौन सा ट्री है जो कि इको फ्रेंडली नहीं है, ये क्वेश्चन आपको मुझे बताना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।